ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं बताइए यार, सुन के बोलो यार। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? आंसर है 1। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कितना है आपके पास? 2, जो आप सॉल्व भी कर लेते हो। 5 माइनस 3 आंसर आपके पास 2 बैठता है, तो x इक्वल टू 2 आ जाता है, और इस 2 को आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिर हमने बनाया था, जैसे आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? आंसर है इनफाइनाइट। और फिर हमने इसका ग्राफ भी बना के देखा था, और हमने ये भी पता लगाया था कि भाई एक जब कभी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर देता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ऐसे करें, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई थी बात? अच्छा, और इस लाइन पर पड़ने वाले हर पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन का सॉल्यूशन है, ये भी हमने पढ़ा था। और एक लाइन पर कितने पॉइंट पड़ते हैं? इनफाइनाइट। इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट, या फिर मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक स्टोरी हमने क्लियर कर दी थी। फिर हमने क्या किया, एक ही ग्राफ में पेयर बनाना शुरू किया लाइनों का, और फिर हमने देखा कि लाइनें क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। या तो लाइनें कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं, और या तो लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर मैंने यहाँ पर एक बात और डिक्लेयर करी थी कि अब हम जो बात करेंगे वो कॉमन सॉल्यूशन की करेंगे। अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो कॉमन सॉल्यूशन बताइए कितने होंगे? संध्या जी, कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा? कॉमन सॉल्यूशन एक होगा। दोनों लाइनों के अपने अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करने वाला एक ही सॉल्यूशन है, और वो इस पॉइंट को कहेंगे हम। और ये एक पॉइंट है, तो पक्का इसका अपना x होगा और अपना क्या होगा? y होगा। सही है? ओके। तो अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आंसर है 1। एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? श्योर है? कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 0। या फिर इसको एक तरीके से नो सॉल्यूशन भी कह देते हैं। और अगर लाइनें कोइंसाइडिंग है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात, इनफाइनाइट, या फिर मैनी भी कह देते हैं। अब यहाँ पे वो सॉल्यूशन ही बोलते हैं, वो कॉमन सॉल्यूशन नहीं बोलते। लेकिन आपको समझना है कि जब दो लाइनों में सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन की बात, इसकी बात हो रही है कॉमन सॉल्यूशन। सही है? तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? लाइनें इंटरसेक्टिंग है एक, लाइन पैरेलल है तो 0, नो सॉल्यूशन। और अगर लाइनें कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने इनकी कंडीशंस भी पढ़ी हुई हैं कि भाई कंडीशन होती है इनकी, मतलब एक तरीका तो है ग्राफ बना लो, उससे पता चल जाएगा लाइन इंटरसेक्टिंग है कि लाइन कैसी है। एक है कि कंडीशन और होती है, अगर a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसी लाइनें कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। भैया, जहां a1 क्या है संध्या? a1 क्या है? a1 आपका x का कोफिशिएंट है। पहली वाली लाइन होगी ना, उसकी अपनी इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। उसमें जो x के आगे का जो नंबर है वो a1 है, और b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है। श्योर है? ध्यान नहीं है आपका? तो पहली वाली जो लाइन है, आप जो भी यहां पे लिखोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसमें ये जो 2 है ये a1 है, और ये जो 3 है ये b1 है।
इसी तरीके से दूसरी लाइन की भी अपनी इक्वेशन होगी, जैसे मान लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। ये जो 1 है ये क्या है संध्या, a2 है, बिल्कुल सही बात। और जो ये -2 है ये क्या है, b2। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक चीज और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इक्वल टू के पल्ली तरफ जो नंबर होगा वो उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब आरएचएस में 0 सेट होता है। तो अगर इसको सी बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कहां लाना पड़ेगा, एलएचएस में। कहां लाना पड़ेगा इसको, फर्स्ट एलएचएस। मतलब इस इक्वेशन को आपको ऐसे लिखना है पहले। हाँ अब सही है, ये A1 है, ये सॉरी ये A2 है, B2 है, और अब ये क्या है, C2। भैया हम अपनी तरफ से किसी को भी A1 B1 मान सकते हैं? नहीं, एक्स वाले कोफिशिएंट को A1, नहीं नहीं, जैसे ये फर्स्ट है हाँ तो हाँ सब। हाँ हाँ, वो तो उस हिसाब से लाइन अपनी सेट रहती है। हाँ पूछो। मैंने ये 6 थोड़ा सा बड़ा किया था यहाँ पर, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अगर ये -6 है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर आपके सामने लाइन लिखूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने ऐसी लाइन लिख दी x माइनस 3y एंड इक्वल टू 5, और मैं इसमें निकालना चाहता हूँ a b और c, तो आप बताइए a कितना होगा, 1, b कितना होगा -3, और c कितना होगा, आंसर है -5। अच्छा लाना पड़ेगा। मतलब लाना पड़ेगा क्योंकि जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे जज होता है, ना कि इससे। सी अगर उधर है तो उसको उधर मत रखिए, उसको इधर लाइए पहले, और फिर डिक्लेयर करेंगे हम उसको सी है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और एक्सप्लेन करी थी कि लाइनें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सॉरी, कंसिस्टेंट कब होती है लाइनें, जब सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन दो केसों में होते थे, कौन कौन से केस में आदित्य, भैया एक तो इंटरसेक्टिंग में होते हैं सॉल्यूशंस, और एक होते हैं कोइंसिडेंट्स लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी सौरभ, A1 A1 upon B, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equal to C1 upon B2। बिल्कुल A1/A2 इक्वल है B1/B2, बट इक्वल नहीं है C1/C2, इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। और जो आपके पास तीसरी है कोइंसिडेंट लाइंस, उसमें क्या होता है आपके पास A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/, किसी को डाउट है इसमें तो मुझे अभी बताइए। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली लाइनों को पैरेलल लिखना और सिखा देता हूँ, किस तरीके से अगर मैं कोई एक लाइन दूं और मैं आपको बोलूं कि इसके पैरेलल लाइन लिख दो तो आप कैसे लिखते हैं वो और सिखा देता हूँ मैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन मैंने आपको पकड़ा दी, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, मान लीजिए मैंने आपको कैसी लाइन दे दी और मैंने बोला इसके कोइंसिडेंट लाइन लिखो, इसकी क्या लिखिए, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको रेशो का ध्यान रखना है ना। अब रेशो का ध्यान कैसे रखा जाता है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें, इसको और इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई सा भी नंबर हो, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना तीनों, अपने आप रेशो मेंटेन हो जाएगा। करो, 2 से करना है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 से नहीं करेंगे, 2 से 6y एंड माइनस का 10 इक्वल टू, आप अपने आप नोटिस करिए रेशो मेंटेन हो चुका है। कितने का रेशो चल रहा है, 2। 1/2 का। कितने का चल रहा है, 1/, एक और बार मैं आपको मौका देता हूं, बताओ भाई कोइंसिडेंट लाइन बताओ, और बताओ। 3 से कर लेते हैं, -2 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, लेकिन तीनों को करना है अगर तीनों बराबर का रेशियो चाहते हो तो। मतलब डायरेक्टली मेंटेन किया जा सकता है, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं एक लाइन के फिर कितनी लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, बहुत सारी होंगी भाई, आप हर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको एक नई लाइन मिल जाएगी। सही कह रहा हूं मैं, तो एक और लाइन और बता दो शौर्य, बताओ।
हो गया भाई, ये लाइन भी तो कोइंसिडेंट ही है इसके, रेशियो देख लीजिए, मेंटेन्ड है। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। अब आप खुद सोचिए पैरेलल लाइन के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इसके ही पैरेलल लाइन में ढूंढना चाहता हूं तो मुझे जानबूझ के A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल करवाना है, और C1 C2 में इक्वल नहीं चाहता हो, तो इसका मतलब है आप स्टार्टिंग के नंबरों को तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है उसको किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई करो, बस उस वाले नंबर से मल्टीप्लाई मत करो जिससे आप पहले के दो को कर चुके। जैसे इन दोनों को मैं 2 से करा देता हूं तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y, लेकिन इसको 2 से मत कराओ, 3 से करा लो, नहीं तो 1 से करा के रखो, 5 से करा लो, जिससे भी कराओ किस कराओ, बट लेकिन 2 से मत कराओ अभी फिलहाल के लिए। तो बताइए किससे करा दो, 3 से, तो 15 इक्वल टू 0। अब आप खुद गौर कर लीजिए, 2/4 किसका रेशियो है, A1/A2 का, काट पीट के रेशियो कितना है 1/, भाई B1/B2 को देख लीजिए, 3/6 काट पीट के रेशियो, और C1/C2 का रेशियो देख लीजिए, -5 में माइनस का 15, माइनस से माइनस गया 5 से 1 बार, यहाँ 3 बार, रेशियो हो जाएगा 1 में। तो A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2। तो इसका मतलब अगर मैं आपको एक लाइन दूं और मैं आपको बोलूं कि इसके इंटरसेक्टिंग कोई लाइन बताओ, इसके पैरेलल कोई लाइन बताओ, इसके कोइंसिडेंट कोई लाइन बताओ, तो बता दोगे, सही है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग में क्या केस होगा, तीनों नंबरों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना, एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 5 से, एक को 2 से, एक को -2 से, एक को -3 से, कैसे भी कर लीजिए बट अलग अलग से करिए। मल्टीप्लाई भी जब करना जब हम एक ही दे रखा हो, मतलब ये आप हमें कौन सिखा रहे हो। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कल को अगर कोई एक लाइन दे आपको और आपको बोले इसके पैरेलल लाइन बना दो, तो तुम इस बात को समझो कि पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग के दो नंबरों को मल्टीप्लाई कराते हैं सेम से, और तीसरे वाले को नहीं कराते हैं उसी नंबर से। अगर कोई बोले कोइंसिडेंट लाइन बता दो, तो कोइंसिडेंट के लिए तीनों नंबरों को आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अगर कोई बोले इंटरसेक्टिंग लाइन बना दो, तो आपको क्या करना है, तीनों नंबरों को अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई कराना है। मैं आपको जस्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि हाँ आप पैरेलल लाइन बना सकते हो किसी भी लाइन, या कोइंसिडेंट बना सकते हैं। गेट क्लोज कर, आ गया होगा समझ में, ठीक है। प्लीज उस वाले गेट खोल देना और लॉक कर देना, हाँ इसको लॉक। ठीक है, आगे बढ़ाए स्टोरी को, ठीक है। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं उस चीज पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना फिर इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रह जाएंगे। मतलब आपने चीज सीख ली कि लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये आप सीख चुके हो। और जब दो लाइनों को एक साथ बनाया जाता है तो या तो लाइनें बनती हैं इंटरसेक्टिंग, या तो बनती हैं पैरेलल, या तो बनती हैं कोइंसिडेंट। लाइन जब इंटरसेक्टिंग बनती है तो कितने कॉमन सॉल्यूशन निकलते हैं, एक, सही है। लाइन जब पैरेलल बनती है तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, और जब लाइनें कोइंसिडेंट बनती है तो मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। फिर आपने ये भी सीख लिया कि इनकी अपनी अपनी कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग के A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बिल्कुल A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। पैरेलल किया है, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नहीं होगा C1/C2 के। और तीसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल होगा C1/C2। कंसिस्टेंट कब कहते हैं, जब आपकी लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो लाइन कोइंसिडेंट हो, क्योंकि दोनों ही केस में लाइन सॉल्यूशन जरूर देती है, हालांकि कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन देती है, और इंटरसेक्टिंग में सिंगल सॉल्यूशन देती है, सही है। और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं पैरेलल लाइन वाले। यहां तक मैंने आपको स्टोरी बताई है पूरी पूरी, सही है। अब इससे आगे सुनो, अब हम सॉल्यूशन सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। आपको किस केस में सॉल्यूशन सॉल्व करना है, आपको सिर्फ एक ही केस में सॉल्व करना है, और वो भी कौन से वाले केस में, इंटरसेक्टिंग में। सिर्फ इसी केस में जब लाइनें ऐसी होंगी तब आपका एक सॉल्यूशन निकलता है बस, और इसी केस में आप सॉल्व करेंगे। भैया अगर मान लीजिए लाइनें पैरेलल है तो नहीं सॉल्व करना, नहीं तो सॉल्व नहीं करना, भैया फिर क्या लिख देना है, सीधा लिख देना नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर भैया कोइंसिडेंट हुई तो भी नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना,
कितने सॉल्यूशन निकालोगे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भैया कोई एक निकाल देंगे, नहीं एक भी नहीं निकालना, लिख दीजिएगा डायरेक्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भैया सॉल्व मतलब सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन की केस में ही करते हैं। हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी में, सब में लाइनें कैसी बन रही होंगी, इंटरसेक्टिंग, तभी सॉल्यूशन निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब आपके माइंड में बस एक क्वेश्चन और होना चाहिए, भैया सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो बता दीजिए। अब सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ग्राफ के थ्रू, जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। मतलब है कि लाइनें बनेंगी, दोनों लाइनें आपस में आपको टकराती हुई दिखाई देंगी, और जहां टकराती हुई दिखाई देंगी उसी से ही आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, अपने आप को पता चल जाएगा भाई कहां पर है। जैसे 4,3 पर। एक तो हुआ है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी तो मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल। एक अब इसमें दो तरीके बड़े फेमस है। सबसे पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सॉल्यूशन निकालने के तरीके हैं। और एक और बड़ा फेवरेट है एलिमिनेशन में। बच्चों को एलिमिनेशन मेथड बहुत पसंद है अपने आप में, इजी पड़ता है, और मतलब बच्चे इसी से ही ज्यादा करते हैं। भैया हमें एग्जाम में लिख कर आएगा कि सब्स्टिट्यूशन से करना है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। एक्चुअली अभी तक सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि जहां आपको वो ये बोले कि जी इस मेथड से करो। तो हमारी मर्जी की किसी को करना। आपकी चॉइस है, किससे भी कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो उससे कर लो। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे मैं पहले एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता ही होगा काइंड ऑफ, क्योंकि आप इसको यूज करते हो बहुत ज्यादा। एलिमिनेशन मेथड आप पहली बार कर रहे हैं, हालांकि मैं 9th क्लास में आपको सिखा चुका हूँ इस मेथड को। ठीक है, बट मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ आपको कि ठीक है ऐसा ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू लेट इट बी 4। दो इक्वेशन होंगी आपको। भैया कांस्टेंट आरएचएस में होगा, नहीं है तो आप रख लीजिएगा, क्योंकि आरएचएस में रख के इजी टू सॉल्व हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि जैसे तुम्हारे पास दो इक्वेशन होंगी, आपको इनको ऊपर नीचे लिख देना है। भैया किसको ऊपर किसको नीचे रखना है आपकी चॉइस है पूरी पूरी, जो भी आपको समझे उसको कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक अल्फाबेट को बराबर करना है। आपको जो इजी लगे उसको बराबर कर लीजिएगा। बराबर कैसे करते हैं मैं समझा देता हूं आपको। उन वेरिएबलों के आगे जो नंबर लिखे हैं उनका एलसीएम ले लेना है। उनका क्या कर लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। जैसे 2 और 1 अगर मैंने लिया है, तो ऐसा नंबर बताइए जो 2 के टेबल में भी आता हो और 1 के टेबल में भी आता हो। 2। आंसर है 2। अच्छा, ऐसा नंबर अगर मैं मान लीजिए वाई पिक करता, तो ऐसा नंबर ढूंढता जो 3 के टेबल में भी आता हो और 2 के टेबल में भी आता हो, बताओ। तो मैं दोनों को 6 बनाता, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले। समझ में आ रहा है? बहुत सारे टीचर इसको रटा देते हैं। रटा ऐसे देते हैं कि वो कहते हैं नीचे वाले को तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो भी तो बराबर हो जाएंगे। आप एक चीज गौर करिए, जब मैं ऊपर वाले को 2 से कर दूंगा तो ये चीज ऑटोमेटिकली कितनी बन जाएगी, 6। और ऊपर वाले को जब नीचे वाले से करूंगा तो भी क्या बन जाएगा, 6। बट मैं आप लोगों की समझ पे बिल्कुल डाउट नहीं करता, मैं तो कहता हूँ एलसीएम निकाला था। एलसीएम है कितना, 6। मैं दोनों को 6 बनाऊंगा। अब 3 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। सही है, तो आप बैलेंस रखते हुए इधर भी 2 से करोगे और इधर भी 2 से करोगे, बोथ साइड। ठीक है, आइए मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। भैया आप बता देते हैं लेके आते हैं, आपको नहीं लेके आएगा। मैंने अभी फिर से पहले क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड में अगर वो कांस्टेंट में है तो रहने दीजिए, वो तो c की वैल्यू निकालने के लिए लेके आते।
जब मेरे को कभी कंपेयर करना पड़ेगा ना कि भाई लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है कैसी हैं, तब लेके आता हूँ। एलिमिनेशन मेथड तो कहता है कांस्टेंट को RHS में, वो तो चाहता भी वही है कि वो वहीं रहे, थोड़ा सॉल्व इजी होता है। हाँ जी, अब नीचे वाले को किससे, नीचे वाले को भी 2 को भी मुझे 6 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, बोथ साइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए ऋषभ, कितना हो जाएगा, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, नीचे वाले को? हाँ, कितना हो जाएगा अगला, उसका अगला 12, यही ध्यान है। समझ में आया हमने क्या किया, हमने किसी एक वेरिएबल को बराबर करने का फैसला किया था, या तो x को या तो y को। इस केस में मैंने किसको बराबर किया है, y को। क्या हम x को भी कर सकते थे, आंसर है बिल्कुल कर सकते। क्या आंसर सेम आते, आंसर सेम आते, डोंट वरी, उसकी टेंशन नहीं है, आप किसी को भी बराबर करिए, किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिखिए, किसी भी इक्वेशन को नीचे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी एक वेरिएबल को बराबर करिए। और उसके लिए मैंने किसका यूज किया था, एलसीएम का। सही है। अब आपको क्या करना है, जिसको आपने बराबर किया है वो इसीलिए बराबर करे थे कि उनको मैं काट सकूं। अब काटने के लिए साइन मुझे उल्टे चाहिए। अब दो चांस होते हैं, या तो साइन उल्टे ही हो जैसे इस केस में है ही, और या तो साइन उल्टे ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लीजिए यहां पर प्लस का होता तो अगर मुझे तो उनकी कटिंग करनी है, अगर साइन सेम है तो आप साइन बदलिए फिर सबके, पूरे नीचे वाली लाइन में सबके साइन बदलेंगे। और अगर उसके साइन ऑलरेडी बदले ही हुए हैं तो फिर तो डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में डायरेक्टली कट हो रहा है। हाँ जी, यहाँ कितना आएगा, 4x प्लस 3x 7x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 22, x को आप अकेला कर देंगे 22/7, वो निकल आया आपके पास, x तो निकल ही आया। अब इसको उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में लगा लीजिए, चाहो तो सेकंड में लगा लीजिए। अब आप खुद सोचिए, जब x की जगह वैल्यू डल जाएगी तो पूरी इक्वेशन में मिसिंग क्या होगा, y भी कैलकुलेट हो ही जाएगा, और आप y निकाल भी लेंगे बढ़िया आसानी। भैया फर्स्ट में डालेंगे सेकंड में, आपकी चॉइस है पूरी पूरी, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। फिर जब ये दोनों मेथड आप सीख लेंगे, फिर आपके पास बस लास्ट चीज और रह जाएगी, वो है हाउ टू फॉर्म दीज इक्वेशंस, और उसी पे बेस्ड है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। स्टोरी पे स्टोरी सुनाएगा आपको, और आपको खुद वो स्टोरी पढ़कर क्या बनानी है, इक्वेशन है, और इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से, उससे आइडिया पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत आपको सिखाया है, थोड़ा सा कोशिश करिए आप आंसर ला पाए। हमें दे रहे हो भैया? हाँ, इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। मैं चाहूंगा आप इसको एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा सा सॉल्व करें और x और y मुझे निकाल के दें। सबसे पहला स्टेप क्या था ऋषभ, ऋषभ एक तो तू बताता नहीं है। सबसे पहले आप किसी एक को बराबर करने का फैसला करेंगे, या तो x को या तो y को, और उसी के हिसाब से आप एलसीएम भी पिक करेंगे। ठीक है, किसको बराबर कर रहे हो वैसे, x को कि y को, x को करिए, आप करिए फिर मैं करता हूँ। चलिए हम इसमें से एक काम करते हैं, बताओ किसको बराबर करूं, ऋषभ बताएगा, ऋषभ बताओ, x को y को, x को, चलिए x को बराबर करें, 3 और 2 का एलसीएम 6, दोनों को 6 बनाऊंगा। 6 बनाने के लिए ऋषभ ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, कितना हो जाएगा 6x प्लस, बता, हाँ 4y इक्वल्स टू 10, नीचे वाले को
कितना? इसके बाद क्या किया? साइन चेंज किया। क्यों साइन चेंज क्यों करे, पूछ रहा हूँ। क्योंकि जिनको बराबर किया था उनको क्या करना था, कैंसिल। अब इस केस में दोनों के साइन सेम है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर ऑलरेडी साइन उल्टे होते तो क्या आप साइन चेंज करते? आंसर है नहीं। अगर ऑलरेडी उल्टे होते तो नहीं करते साइन चेंज। तो यहाँ पर माइनस, दिस इज गोना बी प्लस एंड दिस गोना बी माइनस। तो ये अब कैंसिल हो जाएगा आपके पास, प्लस 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 9y प्लस 4y 13y, और यहाँ पे आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -11। y को आपने अकेला कर दिया, -11 अपॉन में 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इस y की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, x निकल जाएगा आपके पास, ix कैलकुलेट कर। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 इंटू में y की जगह हम क्या रख रहे हैं, -11 अपॉन में 13 एंड दिस गोना बी 5। यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 22 अपॉन में 13, इसको उधर फेंक दीजिए। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5 प्लस 22 अपॉन में 13, 13 5 65, 65 67 एंड 87। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस। 3x, x को अकेला कर रहा हूं मैं, 3 से आप इसको कटिंग करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 9 3 जा 27, आंसर आएगा 29 अपॉन में, ये आपके पास x की वैल्यू है एंड दिस इज y की वैल्यू। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, ये एक्चुअली है क्या x और y। भाई ये एक लाइन थी, एक लाइन ये थी, ग्राफ में जब बनाया था हमने तो ये दोनों लाइनें ही तो थी। ठीक है जी, तो एक लाइन इधर से आ रही थी, एक लाइन इधर से आ रही थी, क्योंकि देख लो आप रेशियो भी चेक कर लो, सही नहीं है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट था, वो जहाँ ये लाइनें क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट। तो आप ये जो एक्स और वाई निकाल रहे हो ना, ये और ये एक्चुअली में यही वाला पॉइंट है, जिधर एक्स कितना है 29 अपॉन में 13 और वाई कितना है -11 अपॉन में 13। अगर आप इन पॉइंटों को उठाकर इनमें डाल के देखोगे ना, तो LHS किसके बराबर आ जाएगा, और दोनों के आएंगे। क्यों? तो एक कॉमन सोल्यूशन, क्योंकि ये कॉमन सॉल्यूशन है, ये दोनों लाइनों पर है, ये इस लाइन पर भी है और ये इस वाली लाइन पर, इसलिए आएंगे। तो आप ये जो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एक्स और वाई निकालते हैं ना, ये कॉमन सॉल्यूशन है एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इक्वेशन और देख लेते हैं। ये हमें करनी है। हाँ जी, आप ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज सीखनी है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एलिमिनेशन मेथड ट्राई करिएगा। इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और एक है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। फटाफट कर दीजिए एक्स और वाई। निकलेगी ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए सॉल्व कर लेते हैं जो हमारा प्रोसेस था। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब मैंने क्या बताया था आपको कि वाइयों को बराबर करना है, तो 3 और 4 का एलसीएम दोनों को 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई, 4 से, तो करिए 8x प्लस, भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, जब एकदम बराबर करने की जरूरत क्या है? मैंने क्या बोला था, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने बोला था वाई से करना। अच्छा, मैंने इससे ठीक है, और नीचे वाले को किससे करेंगे, 3 से 3 से, कितना हो जाएगा 6x -12y -70। यहां तक कितने पहुंच गए भैया? ठीक है, इसके बाद क्या किया शौर्य, 12y से 12y काट दिया, 8x प्लस 6x 14x। यहाँ क्या किया शौर्य, 30 कैसे आ गया,
देख ले, ऋषभ ने तेरे को बताने अभी सही नहीं समझा। 30 तो कैसे भी नहीं बन रहा। माइनस का 28, फिर आप x को अकेला कर दोगे, -28 अपॉन में 14, काट पीट के आएगा 2, यहाँ -2। इस -2 को उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में लगाओगे, आपके पास y निकल जाएगा। इसमें लगा देते हैं, तो 2 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ हो जाएगा -4, -4 को आप उधर भेजोगे +4, और यहाँ हो जाएगा 3y, दिस विल बी 15, यहाँ पे 3y, y को अकेला कर दिया, दिस गोना बी 5। तो मेरे ख्याल से एलिमिनेशन मेथड में कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, ठीक है, निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट मेथड और सिखा देता हूं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब फटाफट देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं काम। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास अगेन दो इक्वेशन आती है। अच्छा, अभी जो मैंने लिखवाई थी इक्वेशन बताना थोड़ा सा मुझे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, माइनस, ये दो इक्वेशन थी हमारे पास। नाम ही लिखा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल चलेगा, ये है सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लो क्रिकेट में अगर किसी को लग जाती है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी को लग जाए तो एक सब्स्टिट्यूट फील्डर लिखा है, मतलब सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखा जाता है या फील्डर रखा जाता है कि भाई उसको लग गई, अभी इसकी जगह फील्डिंग करेगा, सही है, वो भरवा लिया जाता है। इवन जो बच्चे ड्रीम 11 या माई सर्कल खेलते होंगे उसमें भी सब्स्टिट्यूट फील्डर सब्स्टिट्यूट प्लेयर के नाम से आता है। अगर मान लो बंदा नहीं खेला तो उसकी जगह ये खेले, ऐसे करके, ठीक है। तो नाम में ही लिखा है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही, ये तो बता दो पहले, क्यों नहीं हो पा रही? अरे एक इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि हाँ, दो चीजें यहाँ पे, क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर समहाउ मैं ऐसा करूं कि इसमें दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल मिसिंग हो, तो निकल जाएगा, हाँ तो हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही करता है। वो क्या करता है ना, आपको एक इक्वेशन में जाने को कहता है, किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता है उसमें जाओ और एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, प्लेस कर दो। देखो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको वैल्यू प्लेस करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दूंगा। देखो कैसे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ग्राफ के लिए करते थे ना, एक वेरिएबल को अकेला, वैसे ही करूंगा मैं। मैंने x को अकेला कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया, -24 प्लस 4y और अपॉन में 2 पर मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -12 प्लस 2y और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। तो x की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, -12 प्लस 2y। कभी कभी कैंसिल होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको एक इक्वेशन में जाना है और एक वेरिएबल को अकेला कर देना है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आपकी चॉइस। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज से मुझे क्या सीखने को मिला कि मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, -12 प्लस 2y। मैं इस बात को उठाकर अगर मैं इस इक्वेशन में प्लेस करूं तो मेरा पूरा इक्वेशन y का हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ 2 है, x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, -12 एंड प्लस का और इक्वल टू 11। अब अगर आप खुद गौर करिए, इस पूरी इक्वेशन में जहां पहले दो वेरिएबल चल रहे थे, अब एक ही वेरिएबल चल रहा है और वो y है। क्या अब y निकल सकता है? आंसर है अब निकल जाएगा, क्योंकि अब दो वेरिएबल रहे ही नहीं, अब क्या हो गया, एक वेरिएबल। अच्छा भैया कौन से इक्वेशन में से निकाल से कौन से इक्वेशन में डालना है? देखो अगर आपने इक्वेशन सेकंड में से वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन फर्स्ट में डालिए, मतलब उसी से निकाल कर उसी में नहीं डाल देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना, वरना ऐसा होगा कि -24 इक्वल टू -24 आ जाए। ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन में से आप वैल्यू निकाल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, अपोजिट वाली इक्वेशन में डालिए, ठीक है। तो अब आपने जैसे प्लेस करी तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। इस 24 को आप उधर भेज देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7y
11 प्लस का 24 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 35। यहाँ पे 7y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब y जब 5 निकल आया, अगर मैं इसमें लगा दूं वापस से जो मैंने इसी निकाली, तो x भी निकल आएगा मेरे ख्याल से। -12 प्लस 2 इंटू 5, दिस विल बी -12 प्लस 10 एंड दिस विल बी -2। अच्छा भैया, मतलब इसमें वैल्यू लगानी है। देखो, अगर आपकी एक y की वैल्यू निकल चुकी है ना, तो आप चाहो तो मेन इक्वेशन में लगाओ, चाहो तो इसमें लगाओ, और चाहो तो इसमें लगाओ, किसी से भी, किसी भी एक में डाल दीजिए वैल्यू को। आप खुद ही सोचिए ना, जब इसमें y की वैल्यू डली जाएगी तो रही क्या जाएगा, निकल जाएगा। या इस केस में अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो इसमें निकाल दो। समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। तो इस से करना है। अब आप अपनी मर्जी के कोई भी 5 क्वेश्चन, कोई भी एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अलग अलग करके लानी 5-5। एक ही क्वेश्चन करना है। एलिमिनेशन से भी करिए और सब्स्टिट्यूशन से भी करिए। टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, और दोनों से करने हैं, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन। और देखिएगा क्या आंसर सेम आते हैं अलग अलग, जैसा भी आपने दिखाया कि जैसे मैंने करके दिखाया आपको, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ।